एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। मैं हूं गोपाल शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स का हम लोग 7th मॉड्यूल जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू बताया था कि 7th ऑफ अप्रैल से थर्मो का मॉड्यूल नंबर 7 दैट इज प्योर सब्सटेंस हम लोग स्टार्ट करेंगे। देन 12th ऑफ अप्रैल से जो ओपन चैनल फ्लो के जो हमारी सीरीज चल रही थी, जो हमारे लेक्चर्स आ रहे थे, 2 ही लेक्चर हुए थे उसमें, तो उसके आगे के लेक्चर्स जो हैं वो आपके 12th अप्रैल से आने चालू हो जाएंगे। इसके बाद यानी कि 12 अप्रैल के बाद शायद उसके 20 to 21 के अराउंड लेक्चर्स और आएंगे ओपन चैनल फ्लो में, और शायद इतने लेक्चर सफिशिएंट होंगे ओपन चैनल फ्लो को कंप्लीटली कवर करने का। तो आई होप आप लोग उसके लिए एक्साइटेड होंगे। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हमारा नया मॉड्यूल दैट इज प्योर सब्सटेंस। आई होप आप लोगों जो प्रीवियस मॉड्यूल्स थे जिसमें हम लोगों ने सारे जो एस्पेक्ट्स हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, ठीक है, एंट्रोपी के एंड अवेलेबल एनर्जी के, वो आप लोगों ने देख लिए होंगे। ठीक है, देन अगर पॉसिबल रहा तो हम लोग एक कोई ऐसा सेशन भी करेंगे जिसमें हम लोग प्रीवियस जितने हम लोगों ने टॉपिक्स पढ़े हैं उसके हम लोग क्वेश्चंस करेंगे अच्छे अच्छे, ताकि हमारा जो कंट्रोल है थर्मोडायनेमिक्स पे वो इंप्रूव हो। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है कि कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमको एक पार्ट में थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ लगाना होता है, देन कुछ पार्ट के लिए हम किसी पर्टिकुलर चीज की कैलकुलेशन के लिए हमको एंट्रोपी प्रिंसिपल अप्लाई करना पड़ जाता है। तो ऐसे जो क्वेश्चन है जिसमें हमारे जो प्रीवियस टॉपिक्स का फ्यूजन होगा उसके लिए मैं क्वेश्चन फ्रेम करूंगा आपके लिए अच्छे अच्छे, और उसको हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। मैं जानता हूं कि बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनको शायद शिकायत होगी कि ये जो लेक्चर है बहुत दिन बाद आया है, बट बहुत ज़्यादा यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, बहुत सारे यहाँ वर्क था ऑलरेडी, ठीक है, और क्लासेस थे जिसके कारण हम लोग यहाँ शूट नहीं कर पा रहे हैं अभी रेगुलरली। तो कोशिश करेंगे कि अब इस अप्रैल मंथ से हम लोग जो फ्रीक्वेंसी है डिफरेंट सब्जेक्ट की और जो नए सब्जेक्ट हम लोग प्लान कर रहे हैं वो जल्द से जल्द स्टार्ट हो और जो फ्रीक्वेंसी है वो मेंटेन रहे। ओके, सो यहाँ पर हम लोग ये जो हमारा टॉक था इसको खत्म करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा मॉड्यूल 7 दैट इज प्योर सब्सटेंस। तो ये जो हमने मॉड्यूल चालू किया हमारा मॉड्यूल नंबर 7, इसको डिफरेंट स्टूडेंट्स देख रहे होंगे। ठीक है, कुछ होंगे जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और कुछ होंगे जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, या और कुछ लोग अपने ऐसे ही नॉलेज लेवल इंप्रूव करने के लिए पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैं बात करूंगा सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स की, क्यों उनके लिए ये जो हमारा मॉड्यूल है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स पे। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स में ये वाला जो मॉड्यूल है ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये आगे आने वाले सब्जेक्ट्स में आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, जैसे कि आपका पावर प्लांट वाला सब्जेक्ट होता है, ठीक है, जिसमें आप स्टीम पावर प्लांट पढ़ेंगे, ठीक है, रैंकाइन साइकिल, रीजनरेटिव साइकिल, ये सब आप जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको जो प्योर सब्सटेंस के कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। बिना प्योर सब्सटेंस के कॉन्सेप्ट के नॉलेज के आप लोग वहाँ कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जितने भी स्टीम पावर साइकिल यानी वेपर पावर साइकिल वाला जो पोर्शन है अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स का, वहाँ पर ये प्योर सब्सटेंस का टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, अदरवाइज आप लोग वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सेकेंड आएगा आप लोगों का हायर सेमेस्टर में जब आप लोग पढ़ोगे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, तो वहाँ पर भी जो रेफ्रिजरेंट होते हैं दे आर टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो वहां पर भी जितने भी आपके वेपर बेस्ड रेफ्रिजरेशन साइकिल्स हैं वहां पर आप लोगों को अगेन प्योर सब्सटेंस के कॉन्सेप्ट्स का, इसके ट्रिक्स का आपको यूज होगा। ठीक है, इसके फॉर्मूले और मेथड्स काम आएंगे। अगर यहां पर आपका वीक रह जाता है तो वहां फिर आपको आरएसी में भी प्रॉब्लम होने वाली है, यानी कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का जो सब्जेक्ट है वहां पर भी आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि प्योर सब्सटेंस का जो टॉपिक है वो आगे के सेमेस्टर्स में आने वाले सब्जेक्ट्स के एस्पेक्ट पे कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब प्योर सब्सटेंस से अगर हम लोग बात करें गेट एग्जामिनेशन में तो उतने ज़्यादा क्वेश्चंस आपको शायद देखने ना मिले, लेकिन जब प्योर सब्सटेंस से एंट्रोपी का या अवेलेबल एनर्जी का या कोई भी दूसरा तरीके का क्वेश्चन जब फॉर्म होता है तो वो थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली जो सिर्फ जो सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं प्योर सब्सटेंस के, अगर उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके लिए थोड़ा ईजी होता है हैंडल करने के लिए, लेकिन जब इसमें मैं नंबर ऑफ कोर कॉन्सेप्ट्स लगाता हूँ बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के, तब यहाँ से जो क्वेश्चन फ्रेम होता है वो बहुत ही टिपिकल होता है और बहुत ही मजेदार होता है। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस को जानने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि प्योर सब्सटेंस किसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्योर सब्सटेंस के बारे में। तो प्योर सब्सटेंस जो होता है ये एक सिंगल कंपोनेंट सिस्टम होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, कैसा सिस्टम होगा? सिंगल कंपोनेंट सिस्टम, सिंगल कंपोनेंट सिस्टम। ठीक है,
सिंगल कंपोनेंट सिस्टम होगा। सिंगल कंपोनेंट कहने का क्या मतलब है, ये जो वर्ड है ना सिंगल कंपोनेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी डेफिनेशन में। तो सिंगल कंपोनेंट कहने का मतलब ये है कि जो भी इसका केमिकल कंपोजिशन है, ठीक है, जो भी इसका केमिकल कंपोजिशन है उसमें कोई प्राइमरी सिर्फ एक ही आपका कंपाउंड इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप बोलते हैं वाटर, तो वाटर की बात करता हूं अगर मैं, फॉर वाटर, वाटर का फॉर्मूला हम जानते होता है H2O। H2O, तो यहां पर आप देखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें दो हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल जानते हैं तो आपको पता होगा हाइड्रोजन अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है, लेकिन ये दोनों एलिमेंट जो है आपस में केमिकली एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं H2O। नाउ H2O एक सिंगल कंपाउंड है। तो पहली बात क्या समझ आई प्योर सब्सटेंस के बारे में कि प्योर सब्सटेंस ऐसे ही कोई सिंगल कंपोनेंट से मिलकर के बना होगा, और इस सिंगल कंपोनेंट का जो स्ट्रक्चर है थ्रू आउट दी मास वो कांस्टेंट होगा। यानी कि क्या होगा, ये कैसा होगा, होमोजीनियस होगा। यानी कि जो केमिकल कंपोजिशन आप देख रहे हैं, जैसे कि H2O आप देख रहे हैं, अगर मेरे पास m kg ऑफ H2O है, ठीक है, m kg ऑफ H2O है, तो पूरे इस m kg ऑफ क्वांटिटी में जो केमिकल कंपोजिशन है वो H2O ही होना चाहिए। H2O के साथ कुछ आप इसमें मिक्स अगर कर देते हो, लाइक, ठीक है, अगर जैसे कि इसमें आप H2O है और इसके साथ आप ऑयल मिक्स कर देते हो, ऑयल डाल देते हो उसमें, तो ये दोनों आपस में मिक्स नहीं होंगे। ऑयल का अपना एक सेपरेट केमिकल कंपोजिशन होगा और वाटर यानी कि H2O का अपना एक सेपरेट केमिकल कंपोजिशन होगा। तो यहाँ कितने कंपोनेंट हो गए, दो कंपोनेंट हो गए। जब दो कंपोनेंट हो जाएंगे तो वो प्योर सब्सटेंस नहीं रह जाएगा, वो मिक्सचर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो सिंगल कंपोनेंट सिस्टम होना चाहिए, यानी कि एक ही कोई उसमें कंपाउंड होगा और उस कंपाउंड का केमिकल, क्या बोला मैं, केमिकल कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट, दैट इज सेम थ्रू आउट द मास, ओके, दैट इज, इसको क्या बोल सकते हैं, होमोजीनियस। ठीक है, आपका मटेरियल कैसा होगा, होमोजीनियस होगा, कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन होगा और सिंगल कंपोनेंट सिस्टम होगा। ऐसे को हम बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। यानी कि प्योर सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें सिर्फ एक कंपोनेंट होता है और उस कंपोनेंट का केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट द मास सेम होता है, उसको हम प्योर सब्सटेंस बोलेंगे, ठीक है। इसको और अच्छे से समझते हैं कि कैसे मैं किसी चीज को प्योर सब्सटेंस बोलूंगा और कैसे मैं उसको बोलूंगा कि ये प्योर सब्सटेंस नहीं है। हमारी डेली लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम हिस्सा होता है चाय, ठीक है। हम लोग सभी लोग मैक्सिमम चाय पीते हैं, तो हम जानते हैं चाय कैसी बनती है। तो जो इसके इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके सामने जानते हैं आप, क्या है, वाटर, ओके, एंड मिल्क। ये दो इसके इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। अब वाटर जो है, वाटर का एक कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन होता है H2O, ठीक है। H2O इसका कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन होता है और इसमें ये एक लौता कंपाउंड है जो कि इन्वॉल्व है, ठीक है। एक लौता कंपाउंड है H2O जिसका केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट द मास सेम है। तो ये क्या है आपका वाटर, वाटर आपका प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस है। लेकिन जब मिल्क की बात करते हैं तो मिल्क में कुछ क्वांटिटी में वाटर भी रहती है, इसमें वाटर भी रहता है कुछ क्वांटिटी में, प्लस इसमें स्टार्च रहता है, ठीक है, प्लस इसमें कैल्शियम रहेगा, ठीक है, कैल्शियम रहेगा, इसमें प्रोटीन्स रहेंगे, ठीक है, इसमें विटामिन्स रहेंगे। तो डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स इसमें मिले हुए हैं और इनका एक परफेक्ट ब्लेंड है, परफेक्ट मिक्सचर होता है। तो इसमें आप देख रहे हैं मिल्क में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं आपके। तो मिल्क आपका सिंगल कंपोनेंट सिस्टम नहीं है, दैट्स व्हाई मिल्क इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस, इट इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस, ओके, इट इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस। तो अब यहां पर बात आती है कि क्या प्योर सब्सटेंस सिर्फ लिक्विड्स होते हैं, जैसे एग्जांपल आपके सामने आ रहा है वाटर का एंड मिल्क का। तो हो सकता है मन में डाउट आ रहा होगा कि क्या सिर्फ लिक्विड ही प्योर सब्सटेंस है या फिर गैसेस और सॉलिड भी आपके जो है वो प्योर सब्सटेंस होते हैं। तो यहां आप ऐड करेंगे हम लोग थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये है इसके बारे में प्योर सब्सटेंस के कि जो प्योर सब्सटेंस है अगर उसमें सिंगल कंपोनेंट है यानी कि कोई एक कंपाउंड है वो और उसका केमिकल कंपोजिशन कांस्टेंट है, तो ये प्योर सब्सटेंस तीनों फेजेस में पाया जाएगा, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन फेजेस, इट मे एग्जिस्ट इन मोर देन
मोर देन वन फेज। जैसे कि वाटर है, वाटर आपका प्योर सब्सटेंस है, आइस बना दो इसको, सॉलिडिफाई हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में आ गया, ठीक है। आइस को थोड़ी देर छोड़ दो, गर्म होके वो मेल्ट हो जाएगा, वाटर बन जाएगा, आपका लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। देन उसी को और गर्म कर दो तो आपको भाप मिल जाएगी, वेपर मिल जाएगा, ठीक है, तो स्टीम बन जाएगी, यानी कि गैसियस फेज। तो सेम केमिकल कंपोजिशन था, वह सिंगल कंपोनेंट था H2O, वही H2O जब सॉलिडिफाई हो गया तो आइस बन गया, लिक्विफाई हो गया तो वाटर बन गया, देन उसके बाद वेपर बन गया। तो यहां पर क्या हो रहा है, केमिकल कंपोजिशन सेम है, सिंगल कंपोनेंट है, बट इट इज एग्जिस्टिंग इन मोर देन वन फेसेस, अलग अलग कंडीशन पे। तो प्योर सब्सटेंस के तीन इंपॉर्टेंट क्वालिटीज जो है वो हमको पता होनी चाहिए कि वो सिंगल कंपोनेंट सिस्टम होगा, उसका केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट सेम होगा, और उसके बाद ये एक से अधिक फेजेस में एग्जिस्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सॉलिड ही आपके प्योर सब्सटेंस होंगे, लिक्विड ही आपके प्योर सब्सटेंस कहलाएंगे, या सिर्फ गैस ही आपके प्योर सब्सटेंस कहलाएंगे। तो जब हम लोग प्योर सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं, अब समझ तो आ गया हमको कि प्योर सब्सटेंस क्या है, लेकिन अब उसको हमको स्टडी किस तरीके से करना है। तो देखिए, थर्मोडायनेमिक्स का जो सब्जेक्ट है, यहाँ हम लोग एनर्जी इंटरेक्शन की बात करें, वो भी यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ एनर्जी इंटरेक्शन जो हो रहे हैं वो बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस हो रहे हैं। दैट्स वाई हम उसको हीट ट्रांसफर यहाँ पर मेजरली हम लोग डील कर रहे हैं, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में। तो जब मैं किसी प्योर सब्सटेंस में हीट ऐड करूंगा या उसमें से मैं हीट रिमूव करूंगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आप डेली प्रैक्टिस से ऑब्जर्व करते हैं कि जो फेज है उसका वो चेंज होगा। यानी कि अगर इनिशियली कोई भी सिस्टम आपका, अगर ये सिस्टम आपका सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड है, तो हीट ऐड अगर मैं करते जाऊं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, ठीक है। देन इसमें अगेन मैं हीट ऐड करते ही जाऊं तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा गैसेस में, ठीक है, गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद भी अगर मैं इसमें हीट और ऐड करते जाऊं तो उसके बाद ये आयोनाइज्ड स्टेट्स में चला जाता है, जिसे कई लोग प्लाज्मा के नाम से भी जानते हैं, बट वो जो है हमारे स्टडी का पार्ट नहीं होता है थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। तो यहां पर इसमें मैं इस तरीके से जो ट्रांसफॉर्मेशन है देख पा रहा हूं मेरे प्योर सब्सटेंस का, कि पहले अगर वो सॉलिड था तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और हीट ऐड करूंगा तो गैस में कन्वर्ट होगा। इसके रिवर्स अगर गैस यानी कि वेपर स्टेट में है, ठीक है, अगर वेपर स्टेट में है तो अगर मैं हीट इससे निकालते चला जाऊं, ठीक है, गैस या आप कह सकते हैं वेपर, तो अगर इससे मैं हीट निकाल लूं, क्यों रिजेक्ट करवाते जाऊं इससे, तो ये गैस से आ जाएगा लिक्विड स्टेट में, ठीक है। देन इससे और हीट रिजेक्ट कराऊं तो ये हो जाएगा सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट, ओके। तो इस तरीके से ये प्रोसेस दोनों डायरेक्शंस में मैं करवा सकता हूं, ठीक है। नाउ अब यहां पर क्या होता है, यहां पर आपको कुछ बेसिक साइंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, ओके। तो हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं यहां पर सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल हीटिंग एंड लेटेंट हीट, ठीक है, लेटेंट हीट में भी हो सकता है कि प्रीवियस किसी मॉड्यूल में हम लोगों ने इसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन किया हो, लेकिन यहां पर इसकी इंपॉर्टेंस है, दैट्स वाई मैं अगेन यहां पर आपके लिए डिस्कशन यहां करता हूं सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट के बारे में। सेंसिबल नाम से ही जाहिर है कि आप सेंस कर सकते हैं उसे, यानी कि आपके पास जो यहाँ पर सेंसेस हैं, आपका जो टच है, आप किसी भी बॉडी को ऐसे छू करके बता सकते हैं कि ये गर्म है या ठंडी है। तो जब आप लोग को पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी ठंडी है या गर्म है, वहां पर जो हीट इंटरेक्शन देखने को मिल रहा है वो है सेंसिबल हीटिंग। अब सेंसिबल हीटिंग यानी कि मैं सेंस कब कर पाऊंगा, जब उसका टेम्परेचर चेंज होगा। तो जब भी किसी पर्टिकुलर सिस्टम का टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है तो उस हीट ट्रांसफर को मैं सेंस कर पाता हूं। तो दैट्स व्हाई द हीट एक्सचेंज एसोसिएटेड विथ द चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि जिस हीट एक्सचेंज प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर सिस्टम का चेंज होता है वो है आपका सेंसिबल हीट ट्रांसफर या सेंसिबल हीट एक्सचेंज। अब जब सेंसिबल हीट एक्सचेंज होता है तो क्या होता है, सेंसिबल हीट एक्सचेंज जब होता है तो उससे टेम्परेचर चेंज होता है। टेम्परेचर के बारे में हम जानते हैं कि टेम्परेचर जो है दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि जब आपके काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है मॉलिक्यूल्स की तो उसकी टेम्परेचर भी राइज होगी। काइनेटिक एनर्जी अगर फॉल हो रही है
तो टेम्परेचर भी आपकी ड्रॉप होगी। ठीक है, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी यानी कि जो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है वो चेंज होती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में मिलता है आपको क्या, सेंसिबल हीट ट्रांसफर बाय वर्च्यू ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। अब क्या होता है, आपको पता होगा, प्रीवियसली भी हमने देखा है कि कोई भी चीज सॉलिड से डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकती। ठीक है, सॉलिड से डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकती। एक पॉइंट आएगा, हम देखेंगे जब हम लोग ट्रिपल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट ये सब पढ़ेंगे, अभी उसमें कुछ कुछ चीजें आप लोगों को और इस बारे में पता चलेंगी। बट फिलहाल के लिए हम जानते हैं कि नॉर्मल जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कोई भी सब्सटेंस आपका सॉलिड टू लिक्विड डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं हो सकता या लिक्विड टू सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि सॉलिड फेस में जब कोई भी पर्टिकुलर मटेरियल या मेटल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है तो उसके मॉलिक्यूल्स उस समय पास पास होते हैं। अगर उसको लिक्विफाई करना है तो क्या करना होगा, उसके मॉलिक्यूल्स को दूर दूर करना होगा। ठीक है, और गैस फॉर्म में लाना तो उसको और भी दूर करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो बेसिकली अगर मॉलिक्यूल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड है तो वो सॉलिड स्टेट में होगा, अगर लूजली पैक्ड है तो लिक्विड होगा, और बहुत ही दूर है तो गैसियस स्टेट में होगा। एक सिंपल फिजिक्स है जो हम स्कूल लेवल से जानते हैं। तो यहां पर जब हम लोग सेंसिबल हीटिंग करते हैं तो उस समय क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी जो बढ़ रही है आपके मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, इससे टेम्परेचर चेंज देखने को मिल गया आपको। अब जब आपको सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करना होगा, अगर जैसे सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में बनाता हूं यहां पर रफली, अगर ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्लोजली पैक्ड आपको दिख रहे हैं, तो अगर इन मॉलिक्यूल्स के इस बॉन्ड को जिस बॉन्ड ने इस मॉलिक्यूल को सॉलिड फेस में रखा है, इस बॉन्ड को अगर मैं ब्रेक कर दूं, यानी कि इसको मैं ब्रेक कर दूं, सॉलिड जिस बॉन्ड के कारण ये सब्सटेंस आपका सॉलिड स्टेट में, अगर उस बॉन्ड को मैं ब्रेक कर दूं तो ये सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस सॉलिड स्टेट में जो बॉन्ड है उसको अगर ब्रेक करना है तो मुझे कुछ एनर्जी चाहिए। तो अगर मैं उतनी एनर्जी दे दूंगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये सॉलिड फेस में मौजूद जो एलिमेंट है आपका या जो भी सब्सटेंस है आपका वो लिक्विड फेस में चले जाएगा। ठीक है, और ऐसा करने के लिए मुझे इसको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, इसको एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि ये इतना एक्साइट हो जाए ये मॉलिक्यूल कि ये जो बॉन्ड है अट्रैक्शन का जो इसमें फोर्स लग रहा है वो ब्रेक हो जाए और ये लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाए। और वो एनर्जी हम किस फॉर्म में दे रहे हैं भाई, हम तो इसको हीट दे रहे हैं कि थर्मल एनर्जी हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। तो जितनी थर्मल एनर्जी हमको इस सॉलिड फेज पे मौजूद सब्सटेंस को देनी होगी ताकि ये जो अट्रैक्शन फोर्स है, जो बॉन्ड है सॉलिड फेस में, उसको ब्रेक करके लिक्विड फेस में जा पाए। दैट थर्मल एनर्जी इज नोन एज लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट क्या है, बेसिकली लेटेंट हीट आपकी अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी है, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज दी फेज, यानी कि सॉलिड से अगर आपको लिक्विड जाना है या लिक्विड से आपको गैस में जाना है या फिर आपको रिवर्स डायरेक्शन में कि गैस से लिक्विड जाना है, लिक्विड से सॉलिड जाना है, इस कंडीशन में जितना हीट एक्सचेंज आपको करना जरूरी है टू ट्रांसफॉर्म दी फेज इज नोन एज दी लेटेंट हीट। तो आई होप जो लेटेंट हीट का ये आइडिया है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हुआ होगा। तो बेसिकली क्या होता है, सेंसिबल हीटिंग जब होती है तो टेम्परेचर, टी फॉर टेम्परेचर जो है ये चेंज होता है। ओके, टेम्परेचर चेंज होता है और लेटेंट हीट की कंडीशन में क्या बताया आपको, आपको क्या करना है, आप एक पर्टिकुलर सैचुरेशन पे पहुंच गए हो, ठीक है, आपने इतनी एनर्जी दे दी है कि अब ये और ज्यादा एनर्जी इस फेज पे नहीं ले सकता। ठीक है, एक समय तक जब आप इसमें एनर्जी देते रहोगे उसके बाद ये उस पर्टिकुलर कंडीशन पे, उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक कंडीशन, उस पर्टिकुलर स्टेट पे उससे ज़्यादा एनर्जी नहीं अडॉप्ट कर पाएगा। यहाँ पर रोल आता है आपके थ्योरी जो आपकी ने पढ़ी थी, कैलोरिक थ्योरी जो हमने पढ़ी थी थर्मोडायनेमिक्स के लिए, दैट इज कि हर एक पर्टिकुलर सब्सटेंस जो है उसमें जो हीट है मैं एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में पोर कर सकता हूं और एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में निकाल सकता हूं। ये कैलोरिक थ्योरी थी जिसे डिसरिगार्ड कर दिया गया, लेकिन अभी भी जो ये सैचुरेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये वहीं से हम यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर ये सिस्टम आपका एक पर्टिकुलर स्टेट में है तो इस पर्टिकुलर स्टेट में ये सिस्टम आपका एक पर्टिकुलर थर्मल एनर्जी ही इस फेस में रहते हुए ले सकता है। एक पर्टिकुलर टाइम आएगा जब ये इस फेस पे सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी जो है ले चुका होगा
उस कंडीशन में ये हो जाएगा सैचुरेटेड। ओके, नाउ सैचुरेटेड होने के बाद अब जो हम एनर्जी देंगे दैट एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड। ओके, तो सैचुरेट होने के बाद जो टेम्परेचर है दैट विल नॉट चेंज, ठीक है, दैट विल नॉट चेंज। तो लेटेंट हीट की जब बात करेंगे, यानी कि लेटेंट हीट चाहे हम ऐड कर रहे हो चाहे रिमूव कर रहे हो, ये ऐड या रिमूव होता है एडेड और रिमूव्ड, एडेड और रिमूव्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर एंड टेम्परेचर जो रहेगा ड्यूरिंग लेटेंट हीट ट्रांसफर इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। अगर प्रेशर और टेम्परेचर चेंज होंगे तो आप अगर इस पर टेम्परेचर चेंज होगा, खासकर टेम्परेचर चेंज अगर देखने को मिल रहा है, प्रेशर में रिमेन कांस्टेंट, बट अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है सो इट इज सेंसिबल हीटिंग। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन सेंसिबल हीटिंग एंड लेटेंट हीटिंग। तो यहां से हम लोगों को अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है कि सेंसिबल हीटिंग क्या होती है, लेटेंट हीट क्या होती है, तो आगे हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज प्रॉपर्टी डायग्राम्स। क्योंकि प्योर सब्सटेंस को ऐसे ही वर्बली डिस्कस करने से हम लोगों को कोई फायदा नहीं है। हमको क्या करना है, हमारे पास टेक्स्ट बुक्स हैं, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं, उसमें आप लोगों को जो डायग्राम्स में बताने वाला हूं वो दिया हुआ है, आप चाहे तो करा सकते हैं उसकी, आप उसको अपने जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल है, ठीक है, उस बुक को आप पढ़ सकते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टी डायग्राम्स के बारे में। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी डायग्राम जो मैंने यहाँ पर आप लोग के लिए लिया है दैट इज पीवी डायग्राम, दैट इज प्रेशर वर्सेस स्पेसिफिक वॉल्यूम डायग्राम। तो मैंने इस एक्सिस पे प्रेशर रखा है इन किलो पास्कल, हो सकता है आप लोगों को किसी दूसरी टेक्स्ट बुक में बार या किसी दूसरी यूनिट में देखने को मिले, बट उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने स्पेसिफिक वॉल्यूम ले लिया है, इन मीटर क्यूब पर केजी इसका यूनिट होता है। तो कैसे हम लोग किसी भी प्रॉपर्टी डायग्राम को समझते हैं, आपका सही अप्रोच क्या होना चाहिए किसी भी प्रॉपर्टी डायग्राम को। अभी तो मैं यहाँ पर पीवी डायग्राम लिया हूँ, टीएस डायग्राम भी होगा, एचएस डायग्राम भी होगा। तो अप्रोच क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस लॉजिक पे बेस्ड है आपका पूरा का पूरा प्रॉपर्टी डायग्राम, इसको समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो समझने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो सबसे पहला फेस हम लोग को देखने को मिलता है दैट इज सॉलिड, ठीक है। तो सॉलिड फेस होता है आपका, लिक्विड फेस होता है आपका, ठीक है, देन गैस यानी कि वेपर आपका एक लास्ट तीसरा फेज आपको देखने को मिलता है, ये हम लोग जानते हैं। अब मैं क्या करता हूं कि किसी नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर लेता हूं। लेट से आपके पास 28 डिग्री सेल्सियस पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कोई भी एक सॉलिड था, ठीक है, लेट से सॉलिड आपका इस टेम्परेचर पे था, और ये जो है दिस इज योर स्टेट नंबर 1। स्टेट नंबर 1 जो है उस पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 28 डिग्री सेल्सियस वहां पर टेम्परेचर है, कोई भी सॉलिड है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होगा, स्टेट नंबर 1 पे जो सॉलिड था, सॉलिड एट स्टेट नंबर 1, सॉलिड एट स्टेट नंबर 1 पे जब मैं हीट ऐड करते जाऊंगा, ठीक है, इस पे मैं हीट ऐड करते जाऊंगा, तो हीट ऐड करने से क्या होगा, हीट ऐड करने से इसका जो टेम्परेचर है वो चेंज होगा, ठीक है, इसका टेम्परेचर चेंज होगा, और डेफिनेटली हीट ऐड हो रही है तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, है ना। अब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, हीट ऐड हो रही है, यानी कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो ऐसे हीट एडिशन को मैं क्या बोलूंगा, सेंसिबल हीट एडिशन, ठीक है। सेंसिबल हीट एडिशन यहां पर मैंने किया, टेम्परेचर यहां पर चेंज हुआ, तो एक जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होते जाएगा वैसे वैसे जो इसकी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के कारण आपको देखने को मिलेगा कि टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो रहा है, ठीक। नाउ एक पर्टिकुलर कंडीशन आएगी जिससे ज्यादा एनर्जी ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा इस सॉलिड फेज में रहते हुए, ठीक है। तो वो कंडीशन जब ये सॉलिड फेज में मैक्सिमम एनर्जी ऑब्जॉर्व कर लिया होगा, उसके बाद अगर आप लोग और हीट इसमें ऐड करोगे, देन द वेरी फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ द सॉलिड विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसको मैं बोलूंगा सैचुरेटेड सॉलिड। तो सेकेंड फेज मिलेगा आपको, जब आप इसमें हीट ऐड करते जाओगे तो आपको मिलेगा सैचुरेटेड सॉलिड मिलेगा, ठीक है। यानी कि जब इसमें आप और हीट, सैचुरेटेड सॉलिड किस सॉलिड को बोलेंगे, ऐसा फेस, ऐसा स्टेट जिस स्टेट पे सॉलिड में अगर आप और फर्दर हीट ऐड किए, चाहे बहुत ही कम क्वांटिटी में किए, तो क्या होगा उससे, तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगा, द वेरी फर्स्ट मॉलिक्यूल विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, ठीक है। तो यहां से लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं और हीट ऐड करूं तो ऐसी सिचुएशन को बोलूंगा मैं सैचुरेटेड सॉलिड, ओके। तो सैचुरेटेड सॉलिड की कंडीशन आ गई, स्टेट नंबर 2। अब क्या हुआ, अब मैंने क्या किया, इसमें और फर्दर हीट ऐड करी, तो ये हीट जो है ऑलरेडी इसको मिल चुकी है बहुत सारी,
ये सैचुरेटेड हो चुका है, यानी कि और ज़्यादा सैचुरेट होने का क्या मतलब होता है कि अब और ज़्यादा मैं हीट नहीं ले सकता। ठीक है, सैचुरेशन का आइडिया आप समझ सकते हैं कैलोरिक थ्योरी से। जैसे आपके पास कोई बकेट है तो कैलोरिक थ्योरी क्या करती थी, कैलोरिक थ्योरी जो है वो हीट को एज अ फ्लूइड मानती थी कि हीट किसी फ्लूइड की तरह है। जैसे कि किसी बर्तन में जितनी क्षमता है, उसका जो वॉल्यूम है, उसमें उसके वॉल्यूम से ज़्यादा मैं फ्लूइड नहीं भर सकता, वैसे ही हीट को अगर मैं फ्लूइड मान लूँ तो उस बॉडी की कैपेसिटी होगी जिससे ज़्यादा मैं उसमें हीट ऐड नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो जब वो मैक्सिमम हीट एब्जॉर्ब कर चुकी होगी उस कंडीशन में उसको मैं मान लूंगा कि उस फेस में वो सैचुरेट हो चुकी है, अब और ज़्यादा हीट नहीं ले सकती। तो जो सैचुरेशन का जो कंसेप्ट आता है, सैचुरेटेड सॉलिड, सैचुरेटेड लिक्विड, सैचुरेटेड वेपर, ये कॉन्सेप्ट जो है ये कैलोरिक थ्योरी ऑफ हीट थर्मोडायनेमिक्स से आता है। ठीक है, तो ये इसमें अगर मैं वाटर पोर कर एनर्जी पोर कर रहा हूं तो मैक्सिमम एनर्जी इसमें आ गई। ठीक है, अब ये और ज्यादा एनर्जी लेगा तो क्या होगा, स्पिल हो जाएगी एनर्जी, इसमें जो फ्लूइड है वो बाहर निकल जाएगा। सो ये है आपका सैचुरेशन की कंडीशन। ठीक है, सैचुरेटेड वाला कंडीशन ये है आपका। ठीक है, तो सेम वही चीज यहां पर आपको अप्लाई करनी है, यानी कि सॉलिड में अगर मैं बहुत ज्यादा इसको हीट देते जा रहा हूं तो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के बाद ये और ज्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब जब मैं हीट ऐड करता हूं, दैट इज थर्मल एनर्जी ऐड करता हूं, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो इंक्रीज होती है, जिससे मुझे टेम्परेचर में चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसने इस पर्टिकुलर स्टेट पे अधिकतम मात्रा में जितना वो कर सकता था अपनी क्षमता के हिसाब से उसने कर लिया अब्जॉर्ब। अब जब आप और फर्दर कोई एनर्जी दोगे उसको तो क्या होगा, जैसा कि ने बताया कि जब आपको फेस ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है, यानी कि जब यहां पर सैचुरेटेड सॉलिड अब जैसे ही और हीट दूंगा तो क्या करेगा, लिक्विड फॉर्म करना चालू करेगा, यानी कि फेस ट्रांसफॉर्मेशन होना चालू होगा। तो मुझे पता है कि अब जो मैं हीट दूंगा इसको, वो हीट कहाँ यूटिलाइज होगी, जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स है, जो मॉलिक्यूल्स इसको सॉलिड फेस में रखे हैं, कैसे रखे हैं, उनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है, उस अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करने के लिए वो एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होगी। और वो एनर्जी जैसे मैं इसको देते चला जाऊंगा वैसे वैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता जाएगा और वैसे वैसे लिक्विड फॉर्म होता चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि स्पॉन्टेनियसली mkg ऑफ सॉलिड mkg ऑफ लिक्विड में कन्वर्ट हो गया क्या, कभी कभी नहीं होगा। धीरे धीरे मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल जो है ये कन्वर्जन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो सैचुरेटेड लिक्विड धीरे 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 जब आप इसमें हीट ऐड करते जा रहे हो तो बॉन्ड जो है वो ब्रेक होते जा रहे हैं। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, यानी कि फेस ट्रांसफॉर्म करने के लिए मुझे जो हीट चाहिए होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लेटेंट हीट। तो मैं यहाँ पर Q यहाँ ऐड कर रहा हूं और दैट हीट एडेड इज लेटेंट हीट। लेटेंट हीट मैं यहाँ पर इसमें ऐड करता हूं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल यहाँ पर जो है, जो सॉलिड है, सैचुरेटेड सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता चला जा रहा है। ठीक है, अब एक टाइम आएगा जब कंप्लीटली ये जो प्रोसेस है वो हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस के एंड पे मुझे स्टेट नंबर 3 मिल रहा है। स्टेट नंबर 3 पे क्या है, सैचुरेटेड लिक्विड है, सैचुरेटेड लिक्विड है। अब ये सैचुरेटेड लिक्विड क्यों बोल रहा हूं यहां पर मैं, यहां पर जो लिक्विड मुझे मिल रहा है ये अनस्टेबल स्टेट पे है, यानी कि अगर मान लीजिए मैं इसमें स्मॉल क्वांटिटी में हीट विड्रॉ कर लूं तो वापस आपको सॉलिडिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। मतलब अगर मैं 2 to 3 गया हूं तो मुझे क्या देखने को मिला, मुझे देखने को मिला लिक्विफिकेशन, लिक्विफिकेशन देखने को मिला मुझे। ठीक है, कब मिला, जब मैंने इसमें हीट ऐड करी, हीट यहां पर ऐड हुई है। अगर मैं इसके रिवर्स डायरेक्शन में जाना चाहूं तो बिल्कुल जा सकता हूं, मुझे क्या करना होगा, हीट यहां से रिजेक्ट करवाना होगा, तो मुझे देखने को मिल जाएगा सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, सॉलिडिफिकेशन। तो अगर मैं इससे हीट निकाल लूं तो ये अभी इस कंडीशन में है कि अगर इसमें मैं स्मॉल क्वांटिटी में अगर हीट विड्रॉ कर दूं तो वेरी फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड विल बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, सॉलिडिफिकेशन बिगिन हो जाएगा। दैट्स व्हाई अभी भी ये कैसा है, सैचुरेटेड है। ठीक है, तो सैचुरेटेड लिक्विड मुझे मिला। ठीक, अब क्या होगा, अब इसके बाद जब मैं इसको और ज्यादा हीट करता हूं तो क्या देखने को मिलता है, और जब इसमें हीट ऐड करूंगा तो अब क्या होगा, अब अगेन अब ये स्टेबल हो जाएगा। अब अब इसमें अगर मैं थोड़ा सा हीट निकालता हूं, अगर इसमें फर्दर हीट ऐड कर दिया बहुत सारी मात्रा में और थोड़ी सी मात्रा में हीट निकाल लूंगा तो अब सॉलिडिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी जो लिक्विड है इसको मैं बोलता हूं कंप्रेस्ड लिक्विड।
ठीक है, इसको कंप्रेस्ड लिक्विड के नाम से भी जाना जाएगा, ठीक है, इसको और फर्दर डिस्कस करेंगे। अब इस लिक्विड में ये जो लिक्विड, जैसे हम लोग जो नॉर्मल जो हम लोग कंडीशन देखते हैं, जो हमारे पास पानी होता है ये इसी कंडीशन में होता है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं थोड़ी सी हीट निकाल दूं स्मॉल क्वांटिटी में, तो आप देखने को मिलेगा आपको आइस तुरंत फॉर्म होने को नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा हीट निकालनी पड़ेगी तब जाके आइस देखने को मिलेगा। तो नाउ अब ये कंप्रेस्ड लिक्विड हो गया। अब इसमें जब मैं और हीट ऐड करते जाऊंगा तो अब ये कन्वर्ट किस में हो गया, पहले था सैचुरेटेड सॉलिड, चले सॉलिड था, देन सैचुरेटेड सॉलिड बना, देन सैचुरेटेड लिक्विड बना, देन अब इसमें जब मैं फर्दर हीट ऐड कर दिया तो ये कंप्रेस्ड लिक्विड बन गया, या फिर इसको सिंपली आप बोल सकते हो ये लिक्विड बन गया अब, ठीक है। अब ये सैचुरेटेड नहीं है, अब ये लिक्विड फेस में आ गया कंप्लीटली, ठीक है। नाउ अब क्या बचा आपके पास, अब आप कहां जाओगे, अगर आप और हीट ऐड करोगे तो ये लिक्विड से गैस में ट्रांसफॉर्म होने लग जाएगा, ठीक है। तो जब मैं इसमें और पर्टिकुलर हीट ऐड करता हूं, सर्टेन क्वांटिटी में हीट ऐड करता हूं, तो अब क्या देखने को मिलेगा, अगेन जो इसका टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा, ठीक है, इंक्रीज होता चला जाएगा। और ये इंक्रीज कब तक होता चला जाएगा, जब तक यहां पर ये सैचुरेशन में ना पहुंच जाने की, हीट इसमें ऐड करते जा रहा हूं, एक पॉइंट आएगा जब ये इससे ज्यादा हीट इस पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। तो अब नेक्स्ट मिलेगा आपको, अगेन मिलेगा सैचुरेटेड लिक्विड, अगेन सैचुरेटेड लिक्विड आपको मिलेगा, ठीक है। अब इस सैचुरेटेड लिक्विड को अगर आप लोग इसमें से हीट निकाल लो तो क्या होगा, अगर आप इससे हीट निकाल लोगे तो अगेन आपको क्या मिल जाएगा, कंप्रेस्ड लिक्विड मिल जाएगा। और अगर आप इसमें और हीट ऐड कर दोगे देन द वेरी फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ दिस लिक्विड विल बी कन्वर्टेड इनटू वेपर, यानी कि ऑन एडिशन ऑफ फर्दर हीट वेपराइजेशन विल बिगिन, ठीक है। तो वेपराइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा अगर मैं इसको क्या कर दूं, और हीट कर दूं। तो यहां पर अगर मैं इसको हीट करता हूं तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ऐसा बोल पाएंगे, वेपर में। तो ये कंडीशन है आपकी सैचुरेटेड लिक्विड की, ठीक है, सैचुरेटेड लिक्विड की आ गई। अब अगर मैं इसमें और हीट ऐड करूंगा तो क्या होगा, अब जो लिक्विड के बॉन्ड्स, लिक्विड भी क्या है, लिक्विड में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, वो वीक होता है बट स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू गैसेस, ठीक है। अब अगर मैं और हीट ऐड करता हूं इस कंडीशन में आने के बाद, तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स था लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में वो भी ब्रेक होगा एंड देन लिक्विड विल बी कन्वर्टेड इनटू गैस, दैट इज वेपर स्टेट, ठीक है। तो अब यहां पर मैं इसको हीट ऐड करते गया, एक टाइम आएगा जब कंप्लीटली फेस ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा और उसके लिए मुझे जो हीट देनी पड़ी दैट इज लेटेंट हीट, ओके। और यहां पर ये कन्वर्ट हो गया अगेन किसमें, सैचुरेटेड वेपर में, सैचुरेटेड वेपर में, सैचुरेटेड वेपर में ये कन्वर्ट हो गया। अब अगर मैं इसमें से हीट निकाल लूं तो ये रिवर्स डायरेक्शन में जाने लग जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसे हीट निकालूं, क्यों रिजेक्ट करवा लूं यहां पर, तो क्या होगा, उस कंडीशन में ये जो आपका सिस्टम है, ठीक है, ये जो आपका सब्सटेंस है ये वापस लिक्विड साइड में जाने लग जाएगा, यानी कि जो सैचुरेटेड वेपर का मॉलिक्यूल है, वेरी फर्स्ट मॉलिक्यूल विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, यानी कि कंडेंसेशन जो है वो चालू हो जाएगा अगर मैं यहां पर जो है हीट विड्रॉ कर लूं, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं होना चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, और फर्दर हीट ऐड करनी पड़ेगी। तो इसमें मैं और अगर फर्दर हीट करूंगा तो ये इस सैचुरेटेड कंडीशन से, जो कि अनस्टेबल है, अगर इसमें थोड़ी सी भी हीट आप दे दोगे या फिर इससे निकाल लोगे तो ये इस कंडीशन से तुरंत यहां पर हट जाता है, ठीक है। तो इसमें अगर आप और फर्दर हीट ऐड करते हो तो क्या होगा, फिर ये कंप्लीटली यहां पर आपका वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर आप इसमें से इस वेरी स्मॉल क्वांटिटी में अगर हीट निकाल देते हो या दे देते हो तो कोई आपको सिग्निफिकेंट चेंज देखने को नहीं मिलेगा फेज में, ठीक है। तो अब यहां पर एक कन्वर्ट हो जाता है वेपर में। तो कितने स्टेट हुए गिनते हैं, पहले सॉलिड में था, स्टेट नंबर 1, स्टेट नंबर 2 क्या हुआ, सैचुरेटेड सॉलिड, देन स्टेट नंबर 3 सैचुरेटेड लिक्विड, देन स्टेट नंबर 4 लिक्विड, देन स्टेट नंबर 5 सैचुरेटेड लिक्विड, ठीक है। देन स्टेट नंबर 6 that is saturated vapor, then state number 7 that is vapor, okay। ये यहां पर पूरा सीक्वेंस होता है कंप्लीटली फेज ट्रांसफॉर्मेशन का, मतलब यानी कि जब आप एक सॉलिड से, जो कि स्टेबल कंडीशन में है, सॉलिड से जब आप वेपर, कंप्लीटली वेपर फॉर्म में जाते हो, यानी कि mkg ऑफ सॉलिड को जब आप mkg ऑफ वेपर में कन्वर्ट करोगे तो ये सब आपको देखने को मिलेगा, ये सारे यहाँ पर स्टेजेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो किसी भी सब्सटेंस के लिए हम लोग वो पूरा जो सिनेरियो है डिफरेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पर
यहाँ प्लॉट करेंगे पीवी डायग्राम में तो हमको मिल जाएगा पीवी डायग्राम फॉर दैट पर्टिकुलर प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए आपके पास क्या था, आपके पास सॉलिड था। ठीक, तो अभी यहाँ पर जितनी भी हीट ऐड हुई है, अभी मैं मानता हूं कि सारी की सारी जो हीट ऐड हुई है, या मैं अगर इसकी रिवर्स जाऊं यानी कि रिमूव करूं हीट, तो वो कांस्टेंट प्रेशर में एग्जीक्यूट हो रही है, ऐसा मैं एग्ज्यूम करता हूं। तो एक यहां पर देखेंगे ये पी एक्सिस है, प्रेशर एक्सिस है, तो ये आपके पास कांस्टेंट प्रेशर लाइन मिलेगी आपको, दिस इज योर कांस्टेंट प्रेशर लाइन। ओके, नाउ यहाँ कोई स्टेट नंबर 1 पे आपका सॉलिड था। ठीक है, अब सॉलिड पे जैसे आपने हीट दिया तो आपको क्या मिल गया, सैचुरेटेड सॉलिड यानी कि स्टेट नंबर 2 मिला। ठीक है, देन आपको क्या मिला, देन आपने और हीट ऐड करी, लेटेंट हीट ऐड करी, तो आपको क्या मिला, आपको मिला स्टेट नंबर 3 दैट इज सैचुरेटेड लिक्विड। तो स्टेट नंबर 3 मैं मार्क कर देता हूँ, ये है आपका सैचुरेटेड लिक्विड। देन आपने इसको और हीट ऐड करी तो आपको कहीं पर यहाँ पर लिक्विड मिल गया, कंप्रेस्ड लिक्विड है आपका, याद रखना है कंप्रेस्ड लिक्विड या लिक्विड आप इसको सिंपली बोल पाएंगे। ठीक है, देन और हीट ऐड किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, सेंसिबल हीटिंग हुई है, ये जो क्यू एडिड है ये कैसा है, ये सेंसिबल है, सेंसिबल हीट ऐड किया और टेम्परेचर चेंज हुआ है तो क्या मिला आपको, सैचुरेटेड लिक्विड मिला। ठीक है, तो अब ये मिल गया आपको सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट नंबर 5। देन उसके बाद आपको मिल गया सैचुरेटेड वेपर स्टेट नंबर 6। देन उसके बाद मिल गया आपको स्टेट नंबर 7 दैट इज वेपर। तो ये पूरा का पूरा जो मैंने प्रोसेस एग्जीक्यूट किया, ये मैंने एग्जीक्यूट किया कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे पूरा का पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट किया गया है। अब जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, देखिए जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे फेज ट्रांसफॉर्म कराने के लिए, यानी कि जो बॉन्ड्स हैं चाहे वो सॉलिड के हों चाहे लिक्विड के, उनको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो एनर्जी कम होती जाएगी। ठीक है, तो क्या होते जाएगा, जो आपकी लेटेंट हीट की क्वांटिटी है, लेटेंट हीट की क्वांटिटी कम होते चली जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, आगे डिस्कशन में आपको काम आएगा। तो क्या करते जाऊंगा मैं, इस प्रॉपर्टी डायग्राम को प्लॉट करने के लिए यही पूरा सिनारियो मैं पूरे डिफरेंट प्रेशर्स पे मैं यहाँ पर परफॉर्म करते जाऊंगा। तो मुझे क्या मिलेंगे, ये सारे पॉइंट्स मुझे मिलेंगे, इसी तरह के पॉइंट्स मुझे मिलेंगे। ठीक है, यानी कि मुझे सैचुरेटेड लिक्विड, सैचुरेटेड सॉलिड मिलेगा, सैचुरेटेड लिक्विड मिलेगा, देन अगेन सैचुरेटेड लिक्विड मिलेगा, सैचुरेटेड वेपर मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे प्रेशर्स पे मैं इन पॉइंट्स को मार्क करते जाऊंगा। ठीक है, तो जो पॉइंट 2 है, पॉइंट 2 आपका क्या है, सैचुरेटेड सॉलिड है। पॉइंट 3 आपका क्या है, पॉइंट 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, पॉइंट 3 ये है आपका, दिस इज पॉइंट 3 एंड पॉइंट 3 क्या है आपका, सैचुरेटेड लिक्विड है। देन ये लिक्विड है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट 5, अगेन सैचुरेटेड लिक्विड, देन दिस इज सैचुरेटेड वेपर। ठीक है, तो डिफरेंट प्रेशर पे फिर अगेन आपको इस तरह से मिलते चले जाएंगे। ठीक है, सारे के ये जो पॉइंट है ये आपको मिलते चले जाएंगे। ठीक है, हम मार्क कर देता हूँ, तो ये हो गया जैसे कि आपका 2 डैश उधर कहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको 3 डैश मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 डैश मिलेगा, दिस इज योर 2 डैश, 2 है 2 डैश मिलेगा। देन यहाँ पर 3 डैश मिल सकता है, देन 4 यहाँ कहीं पर लाई करेगा, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। देन दिस इज 5 डैश, ठीक है, यहाँ कहीं पर बीच में 4 डैश होगा, देन दिस इज 5 डैश, देन दिस विल बी 6 डैश, देन दिस विल बी 7 डैश। ओके, इस तरीके से। तो सारे प्रेशर पे ये एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म करके जितने भी मुझे पॉइंट्स मिलेंगे सैचुरेटेड लिक्विड के सैचुरेटेड सॉलिड्स के एंड सैचुरेटेड वेपर के, सबको जब मैं ज्वाइन करूंगा तो मुझे इस तरीके का डोम मिलेगा। ठीक है, और इधर भी एक डोम मिलेगा इस तरीके से, लाइक दिस। ठीक है, तो यहां पर क्या है, देखिए इस तरफ आपके सॉलिड है, यहां क्या है, सॉलिड प्लस लिक्विड है, यहां पर बीच में लिक्विड है। ठीक है, फिर अगेन यहां बीच में लिक्विड प्लस वेपर है। जैसे कि मैंने बताया आपको, लिक्विड जो है एक साथ स्पॉन्टेनियसली पूरा का पूरी क्वांटिटी जो है लिक्विड की वेपर में कन्वर्ट कभी नहीं होगी, सॉलिड की कभी पूरी एक साथ लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। ठीक है, ऐसा कुछ स्पेशल कंडीशन में देखने को मिलेगा जिसे हम लोग ट्रिपल पॉइंट एंड क्रिटिकल पॉइंट के नाम से जानेंगे, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगे जा करके। ठीक है, तो यहाँ लिक्विड प्लस वेपर, देन यहाँ पर कंप्लीटली वेपर आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका प्रॉपर्टी डायग्राम बनता है। तो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन जो है, ये क्या करती है, डिफरेंट प्रेशर पे जो आपको सैचुरेटेड सॉलिड वाले पॉइंट मिले, डिफरेंट प्रेशर करस्पॉन्डिंग जो सैचुरेटेड सॉलिड वाले पॉइंट मिले, उनको ज्वाइन जब मैं करता हूं तो मुझे ये लाइन मिलती है। इस लाइन को मैं बोलता हूं सैचुरेटेड सॉलिड लाइन।
सैचुरेटेड सॉलिड लाइन, ये लाइन ऐसे पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे मिली है जिस पॉइंट पे उस पर्टिकुलर प्रेशर पे वो जो सॉलिड था वो सैचुरेटेड हो गया था, ठीक है। उसके बाद ये जो लाइन है सेकंड नंबर वाली जो ये ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है, ये क्या है, ये अगेन आपकी सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है, ठीक है। जब मैं सर्टेन क्वांटिटी ऑफ हीट ऐड किया सैचुरेटेड लिक्विड सैचुरेटेड सॉलिड में, तो वो जो सॉलिड था वो लिक्विफाई होना चालू हुआ और मुझे क्या मिला, सैचुरेटेड लिक्विड मिला। तो ये जो पूरी लाइन दिख रही है आपको, ये ऐसे पॉइंट्स को ज्वाइन करती है जो सॉलिड सैचुरेटेड सॉलिड के बाद जब आपको सैचुरेटेड लिक्विड मिल रहा था, उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करती है डिफरेंट प्रेशर्स, ठीक है। देन ये जो बीच का जोन है, इसे आप कंप्रेस्ड लिक्विड बोल सकते हैं या सिर्फ लिक्विड भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ एल से मैंने इसको यहाँ लिखा हुआ है। अब जब आप इसको और फर्दर हीट करते हो तो क्या मिलता है आपको मिलता है सैचुरेटेड लिक्विड मिलता है। अगेन कंप्रेस्ड लिक्विड था यहाँ पर, यहाँ क्या है आपका, शॉर्ट में लिख रहा हूँ कंप्रेस्ड लिक्विड। इसको जब आप और फर्दर हीट करते हो, इसमें ऐड करते हो हीट, तो टेम्परेचर चेंज देखने को मिलता है आपको, ठीक है। टेम्परेचर चेंज कैसे देखने को मिलता है यहाँ पर, वो हम लोग नेक्स्ट जब इसको प्लॉट करेंगे तो डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज है वो पीवी डायग्राम में कैसे दिखेंगी फॉर अ प्योर सब्सटेंस, वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो कंप्रेस्ड लिक्विड को मैंने और हीट किया तो वो क्या बन गया, वो बन गया सैचुरेटेड लिक्विड। अगेन तो फिर से जितने डिफरेंट प्रेशर पे मुझे सैचुरेटेड लिक्विड वाले पॉइंट मिले, सबको जब मैं ज्वाइन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर मुझे एक कर्व मिलेगा अगेन ऐसा, ठीक है। ये अगेन जो कर्व है, ये पूरा का पूरा कर्व क्या है, सैचुरेटेड लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें जो हर एक पॉइंट है, जैसे मैं यहाँ पर कोई पॉइंट मैं यहाँ पर बना रहा हूं, तो ये पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक प्रेशर होगा, ये अप टू स्केल नहीं है, ठीक है। तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक प्रेशर होगा, तो उस प्रेशर पे बता रहा है कि यहाँ पर सैचुरेटेड लिक्विड है, तो इस सैचुरेटेड लिक्विड का प्रेशर आपको यहाँ से पता चल जाएगा और यहाँ से फिर उसका आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम भी पता चल जाएगा, ठीक है। देन अगेन जो 0.6 था, 0.6 क्या था भाई, 0.6 था आपका सैचुरेटेड वेपर। तो डिफरेंट प्रेशर पे आपको डिफरेंट लोकेशन पे सैचुरेटेड वेपर मिलने वाला है, अलग अलग स्पेसिफिक वॉल्यूम पे मिलने वाला है। तो सारे पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइन करूंगा, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, एक कर्व मिलेगा, दैट इज सैचुरेटेड वेपर कर्व या लाइन, जैसा भी बोलना चाहे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों का पूरा जो है प्रॉपर्टी डायग्राम इन पीवी प्लेन कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने पीवी डायग्राम देखा प्योर सब्सटेंस के लिए, ठीक है। आगे के जो वीडियो आएंगे उसमें हम लोग पीवी डायग्राम में डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, उनके जो कर्व्स हैं वो कहाँ से पास होते हैं, किस तरीके का ट्रेंड होता है, वो सब देखेंगे। देन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में टीएस डायग्राम भी देखने वाले हैं, ठीक। देन जो आपकी क्वालिटी ऑफ स्टीम क्या होती है, ये सब चीज़ें हम लोग आगे के एनुअल वीडियोज़ में देखने वाले हैं। तो ओके, तो आज की इस वीडियो से शायद आपको जितनी चीज़ें मैंने डिलीवर की हैं वो समझ आई होंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और नीचे बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मेरे और मेरे गेट अकेडमी प्लस टीम की तरफ से आप सभी को थैंक यू।